हम सब ने ही बचपन में खिलौनों से जरूर खेला होगा। रंग बिरंगे खिलौने जो बहुत ही क्यूट दिखते हैं, लेकिन आज की जो कहानी है वो किसी क्यूट खिलौने की नहीं है, बल्कि एक ऐसे खिलौने की है जो निर्जीव होने के बाद भी जिंदा हो गया। आज की कहानी है एक ऐसे श्रापित गुड़िया की जिसने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। और अगर आप सोच रहे हो कि ये वही घिसी पिटी एनाबेला डॉल की स्टोरी है, तो मैं आपको बता दूं कि ये स्टोरी एक सच्ची स्टोरी है और ये स्टोरी है हमारे भारत की। इस स्टोरी में एक ऐसी दर्दनाक और डरावनी घटना है जो 1985 में भारत में ही घटी थी। लेकिन कसम से इस कहानी को पूरी तरीके से समझने के बाद आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी और आप थर थर कांपने लगोगे। तो क्या है इस डरावने खिलौने की कहानी, वो जानेंगे आज की स्टोरी में। लेकिन उससे पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो सीखो ऑफिशियल शो हॉरर स्टोरीज। गाइस ये बात है 1985 की। मुंगेर के शहर में उस वक्त एक फैक्ट्री हुआ करती थी, सनशाइन टॉयज के नाम से। ये खिलौनों की फैक्ट्री थी और वहां पर काम करता था एक 45 साल का इंसान जिसका नाम था मंगल। मंगल की एक 10 साल की बेटी भी थी जो बहुत ही प्यारी सी दिखती थी और इसका नाम था मुन्नी। अब जिस तरीके से छोटी बच्चियों को गुड़ियों का बहुत शौक होता है, वैसे ही मुन्नी को भी था। पर फैक्ट्री में काम करने के बाद भी वहाँ का जो मालिक था वो मंगल को इतनी कम पगार देता था, जिसकी वजह से मंगल के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपनी बच्ची मुन्नी के लिए गुड़िया खरीद पाए। अब होता ये था कि मुन्नी के पास गुड़िया तो थी नहीं, तो वो फैक्ट्री के बाहर खड़े होकर बाहर से ही अंदर गुड़ियों को देखती रहती थी। और जब उसके पापा काम करके बाहर आते थे तो वो पिताजी से बोलती भी थी कि पिताजी मुझे वो पिंक वाली गुड़िया चाहिए। लेकिन ये जो मंगल है ये किसी न किसी तरीके से बहाना बना देता था। यानी इस बार वो बहाना बनाता है कि तेरे अगले बर्थडे में ना मैं तुझे गुड़िया दिलाऊंगा मुन्नी। अब गाइस इस फैक्ट्री का जो मालिक था ना, जिसका नाम था सेठ रामनाथ, ये बहुत ही कंजूस था। अपने वर्कर्स को कम पैसे देता था और ज्यादा काम करवाता था। वो दिखने में भी डरावना था और बिहेवियर भी उसका बहुत खड़ूस था, इसलिए सारे लोग उससे बात करने से भी डरते थे। लेकिन अगले महीने मंगल की बेटिया मुन्नी का जन्मदिन आने वाला था, तो वो अपनी पूरी हिम्मत एकत्रित करके सेठ के पास जाता है और बोलता है कि सेठ अगले महीने मेरी बेटी का जन्मदिन है, क्या आप गुड़िया मुझे थोड़े सस्ते दामों में दे सकते हो, एक बस गुड़िया। अब गाइस ऐसे में आप यही सोच रहे होगे ना कि कोई भी इंसान एक गुड़िया पर डिस्काउंट तो दे ही सकता है, लेकिन ये सेठ बहुत ही खूबसूरत इंसान था। वो चिल्लाकर बोलता है कि तुझे डिस्काउंट चाहिए, यहाँ तो फैक्ट्री में काम करने आया है या फिर भीख मांगने आया है। अब गाइस इस बीच ना कहानी में एक ट्विस्ट आता है। उस वक्त तो मंगल अपना दिल छोटा करके वहाँ से बाहर निकल रहा था और मालिक भी अपने घर चला जाता है। लेकिन तभी जब मंगल पीछे पलट कर देखता है तो वो देखता है कि फैक्ट्री में आग लग गई है और उस आग का रीजन था कि किसी से गलती से कोई केमिकल गिर गया था। पूरी फैक्ट्री आग से जल रही थी और मंगल ने अपने दुख को साइड रखा और जल्दी से वो फैक्ट्री के अंदर गया। लोगों को बचाने के लिए वो चिल्लाने लगा कि भागो, फैक्ट्री में आग लग गई है। लेकिन गाइस वो आग इतनी तेजी से फैल रही थी जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जख्मी हो चुके थे। मंगल सारे ही जख्मी लोगों को एक एक करके बाहर निकाल कर रख रहा था। उसके बाद वो एम्बुलेंस को भी फोन करने वाला था, लेकिन उसका फोन गर्मी की वजह से चल नहीं रहा था। एंड गाइस इस आग के बारे में जब सेठ को पता चलता है तो सेठ अपने घर से भागा भागा आता है और उसके सामने जानते हो क्या दृश्य था? जलती हुई फैक्ट्री, सामने मंगल खड़ा है और नीचे बहुत सारे लोग बेहोश पड़े हुए हैं। एंड ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि सेठ क्या समझा होगा। सेठ बहुत ही पैसे वाला इंसान था, लेकिन फैक्ट्री जलने के बाद भी पुलिस को कॉल करने के बजाय उसने अपने गुंडों को कॉल किया और उसने मंगल के मुंह पर केरोसिन डालकर उसके मुंह को जला दिया, जिसकी वजह से मंगल तड़प तड़प कर मर गया। मंगल तड़पते हुए जानते हो किसका चेहरा देख रहा था? अपनी बेटी का चेहरा देख रहा था। उसे याद कर रहा था कि मैं गुड़िया भी नहीं ला पाया और मेरी बेटी के अगले जन्मदिन में भी नहीं जा पाया। मंगल रोता रहा, चिल्लाता रहा कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो इनकी हेल्प कर रहा था। लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुकी थी, वो जल कर मर गया था। गाइस उस दिन फैक्ट्री पूरी तरीके से जल गई थी, लेकिन जितने लोग भी बचे थे उन सारे ही लोगों को बचाया था मंगल ने। और ये बात जब सेठ को पता चलती है तो इस चीज को सबके सामने एक्सेप्ट करने के बजाय वो बाकी के वर्कर्स जिसको मंगल ने बचाया था उनको पैसे दे देता है और बोलता है कि ये कहानी बाहर नहीं आनी चाहिए। एंड इस बीच में उसकी जो बेटी थी मुन्नी, वो रोती रही, वो पिताजी का वेट करती रही, लेकिन कोई भी नहीं आया। गाइस ऐसा माना जाता है कि इस चीज का कोई भी सबूत ना रहे कि आखिरी दिन में मंगल ने क्या किया था। जैसे कि हम सब जानते हैं कि उसने अपनी बेटी को बोला था कि मैं एक गुड़िया मांग कर लाऊंगा अपने सेठ से या फिर डिस्काउंट लेकर आऊंगा और तुझे अपने जन्मदिन में लाकर जरूर दूंगा। लेकिन ये सारे ही लिंक अगर पुलिस को पता चलते तो ऐसे में सेठ फंस जाता। इसलिए अब सेठ वो प्लान करता है जो एक दरिंदा भी नहीं कर सकता। वो उस छोटी बच्ची मुन्नी को भी मरवा देता है। एंड गाइस एक वो वक्त था और एक आज का वक्त है। वो फैक्ट्री आज भी हॉन्टेड है और ऐसा माना जाता है कि उस फैक्ट्री को कितनी बार सही करने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार उसमें आग लग जाती है। अब वो फैक्ट्री पूरी तरीके से बंजर है और कई बार आसपास के लोगों ने ऐसा महसूस किया है कि फैक्ट्री की छत पर से एक छोटी बच्ची है जो दीवार पर रेंग रेंग कर नीचे आ जाती है, जिसका सर पूरे तरीके से मुड़ा हुआ होता है। इसके अलावा छत से एक इंसान भी है जो देख रहा होता है, जिसका सर पूरे तरीके से जला हुआ होता है। एंड ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये दोनों कौन है। गाइस समय बीता और लोगों ने इस स्टोरी को भुला दिया और अब ये कहानी शिफ्ट होती है 2024 पे। मुंगेर शहर पूरे तरीके से बदल चुका था और जहाँ पर ये फैक्ट्री हुआ करती थी वहाँ पर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन जाता है।
अब गाइस आपको एक और चीज बता दूं कि जब ये फैक्ट्री जली थी तो सब कुछ जल गया था, एकदम राख हो चुका था, लेकिन एक गुड़िया थी जो नहीं जली थी, और वो थी वही पिंक गुड़िया जो मुन्नी को पसंद थी। जब इस शहर में पूरे तरीके से बदलाव हुआ तो वहाँ की कुछ चीजें जो बच गई थी वो एंटीक शॉप्स में चली गई। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि एंटीक शॉप्स वो होती है जहाँ पर बहुत पुराने समय की चीजें रखी जाती हैं। ऐसे में 2024 में इसी शॉपिंग मॉल के पास एक एंटीक स्टोर था और उसी में रखी हुई थी वो पिंक गुड़िया। उस दुकान पे बहुत सारे लोग आते थे, बहुत सारी चीजें खरीदते थे, कई सारी मूर्तियां, कई सारी पुरानी पेंटिंग्स, कई सारे स्टोन्स। लेकिन जब भी कोई उस दुकानदार से उस गुड़िया के बारे में जिक्र करता था, वहाँ का दुकानदार जिसका नाम बलराम था वो उस गुड़िया को बेचने से मना कर देता था। और जब उसका रीजन पूछा जाता था तो बलराम बोलता था कि ये गुड़िया श्रापित है। कोई पूछता था कि ये गुड़िया कैसे श्रापित है तो वो बोलता था कि जब फैक्ट्री जली थी ना तो सब कुछ जल गया था, लेकिन ये गुड़िया नहीं जली थी। अब इस चीज पर जो नए लोग हैं वो बिलीव नहीं करते हैं। पुराने समय में ये मंगेर जो था गांव हुआ करता था, अब शहर बन चुका था और शहर के लोग अपने आप को बहुत एजुकेटेड मानते हैं, तो वो इन चीजों पे बिलीव नहीं कर रहे थे। उसी में से एक लड़की आती है और बोलती है कि भैया मुझे वो गुड़िया चाहिए। इस लड़की का नाम था सोनाली। बलराम हर बार की तरह इस बार भी मना करता है, बोलता है कि मैम ये जो गुड़िया है ना ये सेल के लिए नहीं है, ये बेचने के लिए नहीं है, इसलिए आप इसे नहीं खरीद सकते। ऐसे में सोनाली बोलती है कि कैसे नहीं खरीद सकती, मैं आपको इसका डबल पेमेंट दूंगी। बलराम फिर मना करता है। सोनाली बोलती है मैं इसका आपको 10 गुना पेमेंट दूंगी, मैं आपको 1 लाख दूंगी इस गुड़िया का। अब ऐसे में बलराम सोचने लगता है कि ये गुड़िया श्रापित है, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दी, मैंने इनको बता भी दिया है कि इससे बुरी चीज़ हो सकती है, लेकिन इसके बाद भी इनको खरीदना है तो मैं दे देता हूँ। एंड गाइस 1 लाख पर बलराम उस गुड़िया को एक कैबिनेट के अंदर से निकालता है, एक ग्लास के कैबिनेट के अंदर से। और जैसे ही बलराम उस कैबिनेट को खोलता है उस दुकान में मानो एक ठंडी सी हवा फैल जाती है। बाहर मौसम भी खराब था तो सोनाली और बलराम दोनों को लगता है कि शायद ये मौसम का असर है, लेकिन कहीं ना कहीं बलराम के मन में एक चीज थी कि हो सकता है कि इस गुड़िया के अंदर वो आत्मा फिर से आ गई। जब सोनाली इस गुड़िया को लेकर अपने घर जाती है तो वो बड़ी खुश होती है। वो अपने मम्मी को बताती है, पापा को बताती है और रात में सो जाती है। जब सोनाली सो जाती है तो उसको रात में बहुत ही डरावने सपने आने लगते हैं। उसे ऐसा लगता है कि एक सर कटा इंसान उसके बेड के सामने सोया हुआ है। और जैसे ही सोनाली अपनी आंखें खोलती है वो देखती है कि सच में ऐसा ही हुआ है। एक सर कटी लाश सोनाली के बेड के साइड में पड़ी हुई है। सोनाली इस चीज को देखकर बहुत तेज चिल्लाती है। उसका चिल्लाना सुनकर उसके पेरेंट्स ऊपर आ जाते हैं और वो पूछते हैं सोनाली से कि क्या हुआ। सोनाली बोलती है कि मेरे बेड पे कोई भी लेटा हुआ था, लेकिन गाइस अब वहाँ पर कोई भी नहीं था। अगले दिन सोनाली जाकर जब अपने कॉलेज के दोस्तों को ये चीज बताती है तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता है। यानी इस चीज को लेकर उसके कॉलेज के सारे ही दोस्त उसके रूम में आज रुकने का प्लान बनाते हैं। रात हो जाती है, सब लोग मैगी खाते हैं, एंजॉय करते हैं एंड थक हार के वक्त आता है जब सब सो जाते हैं। कुछ लोग बेड पर सोते हैं, कुछ लोग सोफे पर सोते हैं, कुछ लोग जमीन पर सोते हैं। तभी जमीन पर सो रहे निखिल की आंख टूटती है और वो देखता है कि सोनाली के बेड के नीचे एक गुड़िया रखी हुई है। लेकिन स्ट्रेंज बात ये थी कि ये गुड़िया ऊपर भी रखी हुई थी सोनाली के हाथों में। तो इसमें से असली गुड़िया कौन थी? निखिल इस चीज को बताने के लिए जो नीचे रखी हुई गुड़िया थी उसको चेक करने जाता है और जैसे जैसे वो गुड़िया के करीब जा रहा है गुड़िया बड़ी होती जाती है और धीरे धीरे वो एक लड़की में कन्वर्ट हो जाती है जो पूरे तरीके से खून से सनी हुई है। यानी इस चीज को देखकर निखिल बहुत डर जाता है। वो बेड के ऊपर देखता है तो वो देखता है कि सोनाली भी बैठी हुई है, लेकिन पैर के बल नहीं, अपने सर के बल, और उसका सर पूरे तरीके से उल्टा मुड़ रहा है। मतलब बेड के नीचे वो गुड़िया और बेड के ऊपर वो सोनाली जो बड़ा अजीब बिहेव कर रही थी। इस चीज को देखकर निखिल बहुत डर जाता है और ऐसा माना जाता है कि निखिल इस चीज को देखकर हिप्नोटाइज हो जाता है और वहाँ की खिड़की से छलांग लगाकर मर जाता है। निखिल की आवाज सुनकर बाकी सारे लोग जग जाते हैं और वो देखते हैं कि वो जो गुड़िया थी वो गायब हो चुकी थी। गाइस जब पुलिस आती है तो सोनाली ये सारी बात पुलिस को बताती है, लेकिन कोई भी इस बात पर बिलीव नहीं करता है और बाकी के भी जो लोग थे वो सब सो रहे थे, किसी ने देखा भी नहीं था, तो कोई भी सोनाली की बात को सपोर्ट नहीं कर पाता है। इसके बाद वो गुड़िया तो नहीं मिली और सोनाली ने उस गुड़िया को ढूंढना भी जरूरी नहीं समझा, क्योंकि सोनाली जान चुकी थी कि ये कोई आम गुड़िया नहीं है। वेल सोनाली का इस 1 लाख रुपए का नुकसान तो हो गया, लेकिन उसे एक सीख भी मिल गई कि अगर कोई चीज श्रापित है, कही जा रही है कि श्रापित है, तो उस चीज को खरीदना ही क्यों, छूना भी नहीं है। ये कहानी यहीं तक थी। आई होप आज की कहानी आपको हमेशा की तरह इंटरेस्टिंग और डरावनी लगी होगी। बाकी आने वाली जो स्टोरीज है वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए मेक श्योर करना कि आप आने वाले एपिसोड्स को मिस ना करो। फिलहाल के लिए वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग और डरावनी वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।